हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम की सरणी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम 2025 या 2026 या 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आउट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे आप अपनी यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी में यूटिलाइज कर सकते हैं और उन सभी गलतियों को करने से बच सकते हैं जिससे अधिकांश अधिकांश यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के दौरान करते हैं, जिस कारण उन्हें बार बार इस एग्जाम में फेलियर का सामना करना पड़ता है और काफ़ी समय लग जाता है इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने में। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो विचार है वो कहाँ से आया। यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का विचार हमारे अंदर, हमारे मन में कहाँ से आया। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, उस दौरान हमें एक पत्रिका के बारे में पता चला कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आपको ये पत्रिका पढ़नी पड़ेगी। उस पत्रिका का नाम था प्रतियोगिता दर्पण। 2011 से 2014 के बीच जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस दौरान यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी में, सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो प्रतियोगिता दर्पण की पत्रिका होती थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आज के समय में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन और पीटी 365, विजन आईएएस का मेंस 365, ये यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 90% टॉपर्स इस विजन आईएएस की मंथली मैगजीन और पीटी 365 और विजन आईएएस की पीटी 365 मेंस 365 को फॉलो करते हैं। लेकिन उस समय जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय प्रतियोगिता दर्पण का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता था इस एग्ज़ाम में। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में इस पत्रिका का बहुत ज़्यादा रोल था। तो इस पत्रिका में क्या होता है, इसमें जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स का जो इंटरव्यू रहता है, यानी पर मंथ आप मैगजीन लेते हैं पीटी का, इस पत्रिका में 3 टॉपर्स के बारे में आपको जानने को मिलता है, यानी इसमें 3 टॉपर्स का इंटरव्यू रहता है। तो जब हम इस टॉपर्स को पढ़ते थे तो इनसे काफ़ी हम कनेक्ट हो जाते थे, इनकी बातें काफ़ी अच्छी लगती थी और ऐसा लगता था कि इस यूपीएससी एग्जाम को मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। उसमें वो 8 से 10 घंटे पढ़ने की बात करते थे, कुछ टॉपर 8 से 10 घंटे पढ़ करके, कुछ टॉपर 10 से 12 घंटे पढ़ करके इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किए थे। तो मुझे भी लगता था, मुझे भी था कि 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि मुझे भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि मैं भी 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर सकता हूँ। आराम से मैं बैठ के 10 से 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, क्योंकि जो ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, जो बीएससी हमने की, वो हमने ग्रेजुएशन 10 से 12 घंटे, उस दौरान हमने 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की है। यानी अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी हमने 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की है। तो 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ने की मेरी आदत बन चुकी थी। तो ये एक कॉन्फिडेंस था यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का। जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया वो ग्रेजुएशन के दौरान आया, क्योंकि 10 से 12 घंटे का समय मैं अपनी बेसिक जो अपना ग्रेजुएशन कर रहा था वहाँ पे देता था। तो वहाँ से 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ने की मेरी आदत बन चुकी थी। तो क्योंकि जब मुझे ये अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ सकता हूँ तो मैं इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपकी पढ़ने की आदत है, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस एग्जाम में को क्लियर करना है तो सबसे फर्स्ट फेज, पहला पॉइंट, आपको 10 से 12 घंटे आपके बैठने की आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे। तो ये मेरे अंदर था। उसके आफ्टर डैट फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो तैयारी हमने शुरू की। तो स्टार्टिंग में जो प्लान था वो सेल्फ स्टडी करने का प्लान था, क्योंकि दिल्ली में जाने में काफ़ी पैसा लग रहा था और जो कोचिंगों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी वहाँ पे काफ़ी पैसे, उस कोचिंग की जो फीस भी काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ पे रहने का जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। इसलिए मुझे लगा कि मुझे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। बट जब हमने 3 से 4 मंथ एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ा, 3 to 4 मंथ, 5 मंथ हमने सेल्फ स्टडी करने का प्रयास किया, तो एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ में नहीं आते थे। वो पिक्चर नहीं क्लियर हो पा रहा था कि मतलब कैसे पढ़ें, कैसे टॉपिक को कनेक्ट करिए, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। यानी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी एनसीईआरटी पढ़ते समय, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते समय। तो 4 से 5 महीने सेल्फ
सेल्फ स्टडी करने के बाद ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, यूपीएससी एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने सेल्फ स्टडी करने का प्रयास किया तो एनसीईआरटी की बुक के जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहे थे। आज के समय में देखें तो हम किसी भी टॉपिक को यूट्यूब पे डाल दें, सर्च करके हम सेल्फ स्टडी के थ्रू सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर हम कोई टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम यूट्यूब पे डाल करके उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय यूट्यूब के बारे में उतना किस जानकारी नहीं थी और यूट्यूब का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। 2000 अगर हम 14-15 की बात करें तो उस समय एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि दिल्ली तो आपको जाना पड़ेगा। तो फिर जो फर्स्ट फेज में जब हम 2015 में दिल्ली गए तो वहाँ पे जो कोचिंग हमने ज्वाइन की, तो हमें लगा था कि कोचिंग में अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो पढ़ाएंगे अच्छा, जो उन जो क्लास नोट्स होंगे, जो प्रिंटेड नोट्स होंगे, उसको हम पढ़ करके 10 से 12 घंटे पढ़ करके आराम से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। लेकिन जब कोचिंग हमने ज्वाइन किया और फीस हमने सबमिट कर दी, 1 महीने 2 महीने पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ हो गया कि इस कोचिंग से मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। क्योंकि समस्या ये थी कोचिंग में कि अगर 2 घंटे की क्लास हो रही है, 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास हो रही है, तो उसमें 2 घंटे केवल लिखाया जाता था। केवल 15 से 20 मिनट ही वो समझाने का काम करते थे। 2.5 घंटे की क्लास में 2 घंटे लिखाना, 2 घंटे 2.25 घंटे लिखाते थे और केवल 15 से 20 मिनट समझाते थे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में अगर आप ज़्यादा समय लिखाने पे दे रहे हैं और समझाने पे कम समय दे रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होगा? आपका कुछ उस टॉपिक पे आपकी पकड़ बन ही नहीं पाएगी। तो इसी तरीके से 1 साल पूरा मतलब जीएस की कोचिंग में चलता रहा। बट जो हमने ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन की थी उससे जो मेरा ऑप्शनल था, हिस्ट्री का ऑप्शनल था, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। उस हिस्ट्री के ऑप्शनल से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसी के थ्रू जो है जीएस में मेरी पकड़ बनी। लेकिन जो कोचिंग हमने जीएस के लिए जीएस की फाउंडेशन कोचिंग ज्वाइन की थी, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट उसका नहीं मिल पाया। ये मान के चलिए 5 से 10% ही फ़ायदा उसका मिला। तो 1 साल जो कोचिंग में चला गया, बट कोचिंग से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला। जो अपेक्षा थी कोचिंग से, जो अपेक्षा थी वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाई उस कोचिंग से। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया 1 साल बाद कोचिंग करने के बाद कि नहीं, अब अगर इस यूपीएससी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद से प्रयास करना पड़ेगा। ये जो क्लास नोट्स है, जो प्रिंटेड नोट्स है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको एक पॉइंट हम बता दें, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जो है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करिए। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए। बट आप एक पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाना है, उससे पहले आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी के थ्रू या एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू उस टॉपिक को आप पढ़ के जाएं। यानी कोई भी टॉपिक अगर आपकी क्लास में पढ़ाया जाना है तो उससे पहले आप 1 से 2-3 घंटे की मेहनत करके आप उस क्लास में जाएं। उस टॉपिक को एनसीईआरटी के थ्रू, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू उस टॉपिक को अच्छे से 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी घर पे करें, तब आप जाके कोचिंग में बैठ के उस टॉपिक को पढ़ें। इससे ये फायदा होगा कि आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आप टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं और उस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और जो आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये गलती जो हमने की थी, ये गलती आप मत करना। क्योंकि हमने जो गलती की थी ये कि हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, जीएस का ज्वाइन कर लिया, तो इसमें सेल्फ स्टडी करने का जो टाइम हो हमें नहीं मिल पाता था। इस कारण से मैं जो क्लास में सीधे चला जाता था और कभी जो है मतलब घर पे सेल्फ स्टडी करके कि पढ़ के वहाँ पे हम नहीं जा पाते थे। और एक तो वहाँ पे भी था उनका मतलब ज़्यादा टाइम समझाने पे तो कम समय देते, लिखाने पे इतना समय दे देते। तो ये जो पॉइंट मुझे बहुत ही ख़राब लगा, ये जो पढ़ाने का तरीका था कि 2.5 घंटे की क्लास में आप 2 घंटे 15 मिनट लिखा रहे हैं और केवल 15 मिनट समझा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की पढ़ाई करा रहे हैं। तो ये एक जो कमी वहाँ पे हमें सबसे बड़ी लगी है। आफ्टर डैट फिर मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया और इस कारण से जो शुरू के मेरे 2-3 अटैम्प्ट थे वो टॉपिक को खुद से समझने में, उस पर एक बेहतर पकड़ बनाने में और ऑप्शनल के सब्जेक्ट पर एक बेहतर पकड़ बनाने में काफ़ी समय मेरा चला गया। यानी 3 अटैम्प्ट लॉस हो गए मेरे। और 3 लास्ट के जो 4th 5th और 6th अटैम्प्ट थे, वहाँ पे मैं इस यूपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी क्लोज में था, काफ़ी करीब में था। मेरे जो नंबर्स 4th अटैम्प्ट, 5th अटैम्प्ट और 6th अटैम्प्ट में जो मेरे नंबर्स थे वो अच्छे आने लगे, लेकिन बट इसमें लास्ट 3 अटैम्प्ट में जो 4th 5th 6th थे, उसमें हमने गलती ये किया कि 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं हम
जो बार बार हमने आते हुए क्वेश्चन को गलत किया, जिस कारण से सी सैट के में हमें 2 से 3 क्वेश्चंस की वजह से सी सैट में बाहर होना पड़ा। और 10 से 15 जो हमने मिस्टेक किया पेपर जो जीएस के जो पेपर थे, जो सी सैट के पेपर थे, वो काफ़ी अच्छे पेपर थे। तैयारी की जो हमने जिस लेवल की तैयारी की थी उस अप्रोच से पेपर अच्छे आए थे, पेपर की कमी नहीं थी। कमी जो थी हमारी थी कि 10 से 15 क्वेश्चंस बार बार जो आते हुए क्वेश्चन हमने 10 से 15 क्वेश्चन हमने आते हुए क्वेश्चन गलत किए। तो आपको एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो आपको ये जब आप पेपर सॉल्व करें तो आप अपने आप को थोड़ा कूल रखें, जल्दबाजी ना करें, ताकि आप जो आते हुए क्वेश्चन है वो गलत ना हो। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए जो आपको 100% आ रहा है, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो 50% आ रहा है। इस अप्रोच से आप सॉल्व करें। मेरी जो गलती थी कि मैं सभी क्वेश्चन को एक तरफ से सॉल्व करता था, चाहे वो 100% हो जो आ रहा है उसको भी, 50% वाले को भी, और जो 25% आ रहा है उसको भी। तो ये जो सबसे बड़ी गलती हमने की। पेपर की कमी नहीं थी, पेपर इतना अच्छा पेपर अच्छा आया था कि इतना था कि आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते थे। पेपर की गलती नहीं है, गलती जो है खुद की गलती है कि पेपर सॉल्व करने का जो तरीका था मेरा वो गलत था, कि मैं सभी क्वेश्चंस को एक तरफ से सॉल्व करता था। लास्ट टाइम में जो हमने प्लान बना के गया, जो लास्ट टाइम मैंने प्लान ये बनाया था कि मैं इस बार सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मुझे आ रहा है 100%, लेकिन वहां पे जाते ही फिर मैं वही गलती किया। पता नहीं क्या मेरे साथ होता है कि मैं जो सबसे पहले जो आ रहा है क्वेश्चन मैं उसको भी करता हूँ, साथ ही साथ जो 50% आ रहा है उसको भी करता हूँ, जो 25% आ रहा है उसको भी मैं करता हूँ, यानी साथ साथ में सभी क्वेश्चन करते चलता हूँ। इस कारण से मैं 10 से 15 क्वेश्चन में बार बार जो आते हुए क्वेश्चन थे वो हमने गलत किए, इस कारण से प्रीलिम्स एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए जो आपको आ रहे हैं 100%, उसके बाद उस क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको 50% आ रहे हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपको 25% आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन मत सॉल्व करिए जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा। तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, तो आपको उन क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्या गलती हुई। एक तो कोचिंग से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पाई। जो जिस तरीके से कोचिंग को पढ़ाना, कोचिंग में पढ़ाई करानी चाहिए उस तरीके से लोग पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से पढ़ा नहीं पाते। और जब हमने इस कारण से मेरा शुरू का जो 3 अटैम्प्ट है वो बेकार चला गया, यानी शुरू का जो 3 अटैम्प्ट है वो टॉपिक को समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, एक बेहतर पकड़ बनाने में लग गया, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी काफ़ी बड़ा होता है। और लास्ट के 3 अटैम्प्ट के जो 4th अटैम्प्ट था, 5th अटैम्प्ट था, 6th अटैम्प्ट था, इसमें काफ़ी मुझे अच्छा लगा। एग्जाम हॉल में पेपर बहुत अच्छे आए थे, पेपर में कोई कमी नहीं था, यानी जिस लेवल से मैंने तैयारी की थी उस लेवल के थ्रू आउट पेपर बहुत अच्छा आया था। उस लेवल जिस लेवल की तैयारी थी उस तैयारी से वो पेपर आराम से क्लियर हो जाता। जिस लेवल की तैयारी हमने 4th, 5th और 6th अटैम्प्ट की थी उस लेवल के थ्रू आउट वो पेपर आसानी से क्लियर हो जाता। लेकिन गलती हमने क्या की कि हमने जो 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 50% आ रहे हैं, जो 25% आ रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को हमने एक साथ सॉल्व करने का प्रयास किया। इस कारण से प्रत्येक अटैम्प्ट में, लास्ट के 3 अटैम्प्ट में मेरे 10 से 15-16 क्वेश्चन ये आते हुए क्वेश्चन मेरे गलत हुए, जिस कारण से मेरा 2 से 3 क्वेश्चन से मेरा प्रीलिम्स एग्जाम रुक गया। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।